जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग एक बार फटाफट रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। हाँ फटाफट सब लोग, चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखाता हूं। देखो भाई एक चीज का ध्यान रखना ना, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को जहां तक, क्या नाम है, गुलशन कुमार है सर, ठीक। तो इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, इसको सेटिंग छोटा दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा ना। तो मैं एक चीज को ध्यान रखना हमेशा कि क्लास को आपको रेगुलर अटेंड करना है, नहीं तो फिर क्लास करने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा ना। बीच बीच में जिन लोग क्लास करते हैं या कर रहे हैं उनसे निवेदन है क्लास को लाइन से देखना, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट वाले कॉलम में देख लेना ना। चलिए अब एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट क्लास जो मैं लिया था उस समय लाइट ऑफ हो गया था, तो आधा क्लास को मुझे बीच में रोकना पड़ा था। तो मैं वो क्लास को अब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, मतलब लास्ट क्लास में जो मैं आधा पढ़ाया था उसको मैं आधा से आगे ना बढ़ा के शुरू से पढ़ा रहा हूं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखाता हूं, मेरे साथ आप भी लिखेंगे। हाउ मेनी, छोटा तो नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दूं और क्या। हाउ मेनी हाउ मेनी matrices how many matrices of order 2 cross 2 over Z3 है ना, इंटीजर मॉड्यूलो 3 whose each row sums to 0। ओके, ऑप्शन है 4 ऑप्शन, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 25। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए अब अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बनाना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ओवर Z3 यानी इंटीजर मॉडुलो 3 whose each row sums to 0। अब each row sums to 0 वाले में हम क्या करते थे बताओ, हर रो का सम अगर 0 हो तो वहां पर आपको फार्मूला याद होगा, P जो है जितना पॉसिबिलिटी है वो लेते थे। अब पावर में लिखते थे, क्या लिखते थे बताओ अगर आपको याद हो, m-1 सॉरी m और n-1 लिखते थे अगर आपको याद हो तो। यहां पर p के जगह पर देखो, p जो है पॉसिबिलिटी है। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी यहां पर जो हम लोग mn करते थे उस m की जगह आप ले लेना 2 और n की जगह भी क्या लेना है बताओ, बोलो 2। ओके, अब यहां पर जो p रहता था पॉसिबिलिटी, उसकी जगह यहां क्या लेना है बताओ, बोलो 3। भाई Z3 मतलब समझ गया ना मेरे बात को, 3 ही एलिमेंट आएगा 0 1 और 2, यानी हर
एलिमेंट को रखने का 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो 3 लिख दिया p के जगह पर, m की जगह 2 और n की जगह अपन क्या लिखेंगे 2 - 1 मतलब 1। ओके, मतलब ये हुआ। तो फाइनली क्या हुआ 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9। तो आपका आंसर नंबर आ जाएगा बी नंबर। यहां तक क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? प्लीज फटाफट रिप्लाई करना भाई आप लोग। यहां तक क्लियर है? क्लास को रेगुलर देखना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1 फिर क्लास 2 प्लस क्लास, फिर उसके क्लास 3, ऐसे बीच बीच उठा के नहीं पढ़ना है ना, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे। नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिसेस of order m cross n over zp whose each row as well as column sums to 0। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर इंटीजर मॉड्यूलो p whose each row as well as column sums to 0। यानी यहां पर ये बोल रहा है कि अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट को रखने के लिए मान लीजिए p पॉसिबिलिटी, दूसरा एलिमेंट को रखने के लिए मान लीजिए p पॉसिबिलिटी, तीसरा एलिमेंट को रखने के लिए मान लीजिए p, सॉरी मतलब तीसरे जगह पे पहला रो तीसरे कॉलम रखने के लिए p पॉसिबिलिटी। वैसे ही अगर आपको रो को क्या करना है 0 करना है, तो यहां पास हमको क्या करना रहता है, यहां पास एक ही पॉसिबिलिटी होता था, मैं पढ़ाया था अच्छे से। दूसरे रो में भी p पॉसिबिलिटी होते हुए लास्ट में 1 पॉसिबिलिटी रहता है। तीसरे रो में भी p पॉसिबिलिटी, लास्ट में कितना पॉसिबिलिटी होता है 1। वैसे ही इसमें तो रो कितना कर रहे हैं, रो को क्या करना है बताओ, बोलो 0 करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। यहां भी 1 होगा क्योंकि अपन को क्या करना है, रो को क्या करना है 0। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है हुज रो एज वेल एज कॉलम, यानी जैसे रो का टोटल सम 0 है, वैसे हर कॉलम का टोटल सम भी क्या होना चाहिए 0। अब इसको 0 करने के लिए लास्ट की पॉसिबिलिटी 1 होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं चीजों को। इसमें क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही? मतलब कॉलम का सम भी 0 होने के लिए यहां पर जो पॉसिबिलिटी है आखिरी वाला 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा बताओ, यहां लिख देता हूं। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या क्या होगा, पहला का p पॉसिबिलिटी, दूसरे का p पॉसिबिलिटी, तीसरे की p पॉसिबिलिटी होते हुए क्या लिखोगे बताओ, बोलो p पॉसिबिलिटी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होगा p के पावर क्या होगा m, p के पावर क्या होगा m नहीं m-1, और यहां क्या होगा n-1। ये कहां से लिखा हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ p, अगर सिर्फ रो का सम कितना होगा 0 होगा तो m और n-1 होता था। अगर सिर्फ कॉलम का सम 0 रहता था तो m-1 n रहता था। यहाँ रो का भी कॉलम 0 होगा और कॉलम का भी, रो का भी सम 0 होगा और कॉलम का भी सम 0 होगा, तो p के पावर m-1 n-1 होगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? रिप्लाई करना भाई बीच बीच में ना, मैं आपके लाइव क्लास में मैं आप लोग का ही वेट करते रहता हूं कि आप लोग को कोई दिक्कत हो तो फट से रिप्लाई करना। आगे देखिए, अब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि मैट्रिक्स ए का निगेटिव, कि मान ली जाए ए इज इक्वल टू ए आई जे
m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो अगर इसका निगेटिव जो लेना है माइनस ए, तो यहां पर जो है ए आई जे एम क्रॉस एन लिखोगे, मतलब हर एलिमेंट के सामने क्या लगना है, माइनस लग जाना है। बस इसको बाहर मत लिखो, इसको अंदर लिखो। हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सामने क्या लगना है, माइनस लगना है। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं निगेटिव, कि यहां पर जो माइनस ए है वो आपका क्या कहलाएगा, बताओ बोलो, वो आपका क्या कहलाएगा, बताओ बोलो, निगेटिव, निगेटिव ऑफ ए कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। क्या है, एक मैट्रिसेस ए है, एक मैट्रिक्स ए है, उसका नेगेटिव आप क्या लिखोगे, माइनस से लिखोगे, और क्या लिखोगे। अब माइनस लिखोगे मतलब हर एलिमेंट के साथ माइनस होगा। अब आगे देखिए, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर टू अ मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर टू अ मैट्रिक्स, यानी सीधी सी बात है, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट को ए आई जे से शो करते हैं। मान लीजिए वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और एक एलिमेंट लेते हैं के, जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। कोई एक नंबर अपने मन से के ले लिए। ओके, अब मान लीजिए के का मैट्रिक्स ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते चले जाता है। ऐसा समझ में आ रहे हैं, उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते चले जाता है। क्लियर हो गया? हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैट्रिक्स ऐसा था A11, A12, A13 एप्सिलॉन A1n, वैसी A21, A22, A23 डैश A2n, ऐसे ही AM1, AM2, AM3 डैश AMN। यहां पास क्या मल्टीप्लाई करेंगे, के का मल्टीप्लाई करना है। के का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? किसका मल्टीप्लाई करेंगे, के का मल्टीप्लाई करेंगे, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। कोई दिक्कत नहीं, हर एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये बताने का मतलब था, और कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कुछ कुछ चीजें आप याद कर लो। पहला चीज, अगर K1 प्लस K2 है, उसमें अगर ए का मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब मैट्रिक्स, मतलब K1 प्लस K2 को जोड़ के मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो K1 ए प्लस K2 ए ऐसा लिखाता है। समझ में आ गया? अगर आप K1 इंटू K2 करोगे, K2 है, और इसमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि K2A इंटू K1 वाली स्थिति दिखाई दे। आप समझ में आ गया? तीसरा चीज, हाँ, नया खरीद के लाया, पानी बोतल भर नहीं सकते, विकास विकास लाया है, दिन में खर्चा खर्चा है, बोला हूँ 4 बोतल पानी अभी पीना है, 1 बोतल 2 बोतल भर दे, क्या हो जाता? कहाँ है विकास, कहाँ है? चलो ठीक, और लाए उसको टांगने वाला तो नहीं ला के रख देते, डिक्की में न डालते, तो ठीक है। और वो ले, और क्या बोलते हैं, एसिड, एसिड साफ करने वाला नहीं लिए हो तो चलो रहने दो बेटा। 1 मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, थर्ड नंबर, अगर के ए प्लस बी है तो के ए प्लस के बी इस टाइप का खुलता है। ये सामान्य ऐसा चीज है जो आप लोग 11th 12th और बीएससी एमएससी करते समय पढ़े हो, इसको कुछ समझाने वाला चीज नहीं है। ठीक, अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर
मैट्रिक्स, ये भी आप जानते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो उतना कॉलम, मतलब दो रो है तो दो कॉलम है, 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, बस वही स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम आर सेम is called square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा अटक गया। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो हैं उतने कॉलम होने चाहिए, सीधी सी बात। दैट इज अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम रो एंड एन कॉलम is square matrix, is square matrix if and only if m is equal to n, मतलब m और n के बराबर होना चाहिए, यानी जितने रो उतने कॉलम होने चाहिए, सीधी सी बात। we say a is a square matrix, square matrix of order n, मतलब m और n मतलब जितने रो उतने कॉलम हो गए तो हम उसको बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स n ऑर्डर का हो गया। a is a square matrix of order n, दैट सिंपल चीज। अब इसमें देखो जनरल फॉर्म इसके देखते हैं, थोड़ा क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म, इसके जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म इसका, जनरल फॉर्म में देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21 A22 A2n, ऐसे ही M1। अब यहां पास स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं इसलिए रो कॉलम सेम है, इसलिए N1 लिख रहा हूं, ध्यान रखना, N2 NN लिख रहा हूं। ओके, MN समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान से सुन लो आप। ये जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल तो है, विकर्ण है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल। इन प्रिंसिपल डायगोनल आई इज इक्वल टू जे। ओके, जिसमें आई और जे सेम रहेगा, जैसे गिन के देख लो, देखो 1 1 मतलब समझ गया ना, आई मतलब 1, जे मतलब 1, 2 2 मतलब आई मतलब 2 और जे मतलब 2, एन एन आई मतलब एन और जे मतलब एन, यानी आई इज इक्वल टू जे रहेगा, याद रखना। उसमें यहां लिख देता हूं, यहां पर जो है ये वाला जो स्थिति रहेगा, इसमें जो बीच का है सीबीसी बस में ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल में याद रखना आई का वैल्यू जे के इक्वल रहता है। अब ध्यान देना, यहाँ एक दो और लिख देता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा, इसको 3 1 3 2 3n। ओके, अब देखना
प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला, पूरा नहीं ना, जस्ट ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं सुपर डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर डायगोनल। सुपर डायगोनल जिसमें जे जो है वो आई से ज्यादा होता है, याद रखना। जैसे ये वाला जो लाइन है जस्ट ऊपर, पूरा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां देखो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है। क्लियर है एकदम? क्या बोल रहे हो सर? गुड इवनिंग सर जी, प्रणाम। ये वीडियो ऐप में रहेगा ना, बाद में देख सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल किरण, देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऐप में डल रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। अभी अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो देखो, जितने बच्चे लोग मुझे देख रहे हैं, याद रखना जो भी वीडियो है वो हमारे कोचिंग ऐप में सुरक्षित रहेगा। जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे उसको जितना बार चाहो उतना बार देख सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा आपके पास। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पर जे का वैल्यू 1 से ज्यादा है, जे का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू 1 है। यहां पर और एक ठो गिनोगे तो क्या रहेगा पता है? 8 2 3। यहां पर देखो जे का वैल्यू आई के वैल्यू से ज्यादा रहेगा, यानी ये वाला जो है इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल, जिसमें जे का वैल्यू आई से ज्यादा होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं सब डायगोनल। सब डायगोनल इसमें क्या होता है? सब डायगोनल में, सब डायगोनल में क्या होता है? आई का वैल्यू जे से ज्यादा होता है, उसमें उल्टा है। ठीक, जैसे सब डायगोनल जस्ट नीचे वाला ना, यहां वाला, इधर वाला, देखो ये वाला जस्ट नीचे वाला, यहां पास आई का वैल्यू जे से ज्यादा रहेगा। जैसे देखो 2 का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 3 का वैल्यू 2 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको बोलते हैं सब डायगोनल। लेकिन इसके अलावा जो यहां बाद में और चीजें हैं, याद रखना, वहां पर जो है उसको मैं बता रहा हूं, पहले इतना को लिखने दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल आई का वैल्यू जे के इक्वल हो गया। सुपर डायगोनल जो है, सुपर जो डायगोनल है वहां पर मैं क्या बताया? सुपर डायगोनल में क्या बताया स्थिति में कि यहां पर जे का वैल्यू ज्यादा रहेगा, किससे? आई से। यानी अगर दोनों को बराबर करना है तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू जे लिखना पड़ेगा। देख लो आप करके, इस 1 में 1 जोड़ूंगा तब 2 के बराबर होगा, 2 में 1 जोड़ूंगा तब 3 के बराबर होगा। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद इन सब डायगोनल, इन सब डायगोनल, सब डायगोनल में, सब डायगोनल मतलब इसके जस्ट नीचे वाला, यहां पर क्या रहता है स्थिति? यहां पर j प्लस 1 में अगर 1 जोड़ोगे तब वो i के बराबर होता है। वो तो है ही स्थिति, देख लो आप। देखो 2 में 1 जोड़ोगे 3 के बराबर होगा, 1 में 1 जोड़ोगे तब 2 के बराबर होगा। ये स्थिति यहां रहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब इसके अलावा बाकी जो पोर्शन है ऊपर वाले में, इस सब में जे का वैल्यू आई से ज्यादा ही मिलेगा। 1 जोड़ने पे वो 1 जोड़ने पे वो आई के बराबर, ये वाला स्थिति नहीं होगा। 1 जोड़ने, आई में 1 जोड़ोगे तो जे के इक्वल होगा, वो सिर्फ इसमें रहेगा यहां पर। इसके ऊपर जो ये लाइन है, ये वाला ऊपर और जो भी रहेगा, उन सब में जे का वैल्यू आई से ग्रेटर देन ही मिलना है। आप करके देख लेना। मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं उसको। क्या बोला मैं? यही लिखता हूं, चलो जी। क्या मैं बोला? इन अपर एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यहां पर जे का पोर्शन हमेशा किससे ज्यादा होगा? आई से ज्यादा होता है। वैसे ही इन लोअर एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यहां पर आई का वैल्यू जे से ज्यादा होता है। मतलब यहां पर नीचे वाला जो भी डायगोनल है वहां पर हमेशा आई का वैल्यू जे से ज्यादा मिलता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं, बताइए यहां तक कोई समस्या हो तो आगे बढ़ा जाए। तो रिप्लाई करना है भाई, ये आप लोग का कर्तव्य है, नहीं तो टीचर कैसे पढ़ाएगा बताओ ऑनलाइन में। ऑफलाइन भी आना चाहो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन में तो और मजेदार चीज है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है ना। ठीक है, हाँ सर आगे बढ़िए गुलशन कुमार, ठीक चलिए अब देखो आगे। अब इसमें आगे और देखा जाए, अब मैं एक ठो क्वेश्चन कराता हूं पहले, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। 2 पेज छोड़ के लिखा रहा हूं ना। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल एंट्रीज in the set S is equal to A is equal to Aij n cross n such that APQ is equal to ARS whenever P plus Q is equal to R plus S. The option is n, B option is n square, C option is 2n and D option is 2n minus 1. ओके, अब देखिए पहले तो आप ये जानिए नॉन ट्राइबल एंट्रीज होता क्या है। बहुत सिंपल सा चीज है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, जितने भिन्न भिन्न अवयव हैं, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उन सब को हम नॉन ट्राइबल एंट्रीज के रूप में जानते हैं। सीधी सी बात, और करेंगे इसका थ्योरी, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फिर थ्योरी करेंगे अच्छे से इसका। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मुझे एक्चुअली पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ाना था इसका, रुक जाओ। हालांकि क्वेश्चन आप लिख लिए हो, ठीक किए हो, मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूं पहले ना। एक मिनट लिख लीजिए पहले, नॉन ट्राइबल एंट्रीज पहले आप थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं। नॉन ट्राइबल एंट्रीज, नॉन ट्राइबल एंट्रीज, द नंबर of essential arbitrary ठीक है ना, arbitrary constant required to write a given set of matrices over a field is known as non-trivial entries। यानी सीधा सीधा जो हम बोलें उसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। सीधा सीधा मैं बोलूं तो क्या एलिमेंट? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्लियर है? क्या एलिमेंट? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू राइट अ गिवन सेट
है ना, एसेंशियल एकदम, मतलब बहुत जरूरी, क्या बोलते हैं उसको एसेंशियल हिंदी में, आर्बिट्री कांस्टेंट, भिन्न भिन्न एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, है ना, उनको एक सेट में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ओवर अ फील्ड इज नोन एज नॉन ट्राइवल एंट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और समझिए, यहां तक क्लियर है ना, मतलब कोई भी मैट्राइसेस है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जितने भिन्न भिन्न अवयव होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन ट्राइवल एंट्रीज कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें एक क्वेश्चन लीजिए और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा बहुत बीच में तकलीफ होता है ना, थोड़ा मत क्या करो पढ़ाई को ना, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, है ना, अचानक सब नहीं होता है। देखो क्वेश्चन लिखता हूं, बताना, राइट डाउन, राइट डाउन द सेट containing all square matrix of order 3 in which APQ is equal to ARS whenever P plus Q is equal to R plus S। ठीक है, ध्यान देना, ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला है समझिएगा, राइट डाउन द सेट कॉन्टेनिंग ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब आपको थ्री जो है, 3 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। अब 3 ऑर्डर मतलब 3 रो 3 कॉलम का होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर बोला मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है ना, और उसमें भी ए पी क्यू इज इक्वल टू ए आर एस है, जिसमें पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। एक्चुअली इसमें बोल क्या रहा है, उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जैसे मैं लिखा ए बी सी पहला रो, अगले में मैं लिखता हूं बी सी डी, अब घबराना मत ना, समझा रहा हूं, चिंता मत करना, देखो पहले, और सी डी ई लिखा हूं, ध्यान देना अपना, है ना। अब ध्यान देना, यहां पर जो ये है वो तो बेचारा एक तो है, एक ही एलिमेंट है। यहां पर देखो बी बी सेम टू सेम है, बी बी क्या है, सेम टू सेम है, ये दूसरा हो गया, मतलब ये बी और बी को 2 ठो एलिमेंट ना काउंट करके मैं एक एलिमेंट काउंट करूंगा कि बी बी सेम है। सी 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 को देखो, ये भी एक एलिमेंट है, एक ही ठो काउंट करूंगा उसको, समझ में आ रहा है मेरी बात। डी 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 को देखो, एक एलिमेंट है, उसको अलग काउंट नहीं करूंगा, उसको एक ही मानूंगा। और यहां पास एक एलिमेंट क्या है बताओ, ये है, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं मैं बोलूंगा तो 5 ही एलिमेंट है। अब यहां पास आपको ऐसा मैं क्यों लिया हूं, ये बी बी को सेम टू सेम क्यों किया, अब इसको देखना ध्यान से ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, यहां पास जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भाई अपना, ये आपको मैं बता दिया पहले, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहां पास अब बी बी को सेम टू सेम क्यों किया हूं, उसका कारण ये है, जैसे यहां पर 3 रो 3 कॉलम का जब हम बनाते हैं 3 क्रॉस 3 का, यहाँ A11, यहाँ A12, यहाँ A13 लेते हैं, फिर यहाँ क्या लेते हैं बताओ, A21, A22 और A23 लेते हैं, यहाँ पास A31, A32 और A क्या लेते हैं, 33 लेते हैं। अब देखो इन दोनों को देखो आप, A21 और A12 दोनों को मैं सेम मानूंगा, इसलिए मानूंगा, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है, ध्यान समझिए, ए पी क्यू और ए आर एस सेम होगा, जिसमें P प्लस क्यू को जोड़ो तो R प्लस एस की इक्वल निकले। अब सोचो जरा, यहां क्या लिखा था, A21 मतलब 2 + 1 कितना होगा 3, यहां A12 होता है ही नहीं होता है, देखो
पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, इतना बेसिक तो पता ही होगा आपको। तो पहला रो दूसरा कॉलम और ये दूसरा रो पहला कॉलम में 1 2 लिखा है, 2 1 लिखा है, तो 1 2 3 2 1 3, तो दोनों जब सेम होगा तो उसको एक गिनना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए मैं इसको एक मान रहा हूं, सी को एक मानूंगा। देखो जरा देखो, 3 1 4 2 2 4 1 3 4, एक मान रहा हूं। देखो इसको देखो, 3 2 5 2 3, ये 2 है ना, ध्यान रखना, 2 3 5, समझे बात को। और ये बेचारा तो अलग है ही, ये दोनों समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये टाइप का बोला था क्वेश्चन में कि राइट डाउन द सेट कॉन्टेनिंग आर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब टोटल कितने जो है एलिमेंट काउंट होंगे। तो एक, ये तो खैर एग्जांपल से बताया, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट काउंट होंगे इसमें, ये बोला था क्वेश्चन में, ऑप्शन नहीं दिया था, बस समझाने के लिए बता रहा था। क्लियर है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में अब आपको समझ में आएगा। एक तो नॉन ट्राइवल एंट्रीज बोला है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेना है इन द सेट एस। अच्छा, इसको पूरा ऐसे लिख देना, इसको सेट के फॉर्म में लिखना, सेट इज इक्वल टू ऐसे करके लिखना ना, इसको ऐसे, इसको अब मिटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया ना। हाँ, ओके, ठीक है, सच दैट, है ना, पी यहाँ पर जो ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी आर बिलोंग टू रियल नंबर का सेट, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आइए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है बताइए। नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल एंट्रीज इन द सेट S is equal to A is equal to Aij n cross n, APQ is equal to ARS whenever P plus Q is equal to R plus S। यहां भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताना, ध्यान से सोच के बनाना ना, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो, इसको बनाते हैं तो यहां पास पहले कितने रो कितने कॉलम का है, एन रो एन कॉलम की बात हुआ है, एन रो एन कॉलम, ध्यान रखना इस बात। अब बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाएंगे, A11 A12 A13 A1n। आगे बताओ, A221 दूसरा रो पहला कॉलम, 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 23 ऐसे बनाते हैं। A2n A31 A32 A33 A3n। यहां पास N1, यहाँ एन रो एन कॉलम का है ना, यहाँ M1 रो नहीं लूंगा, ध्यान रखना, N2 N3, यहां पास Nn, ऐसे लोगे। क्लियर हो गया। अब इसको मैं एक गिनूंगा, पिछला वाला क्वेश्चन समझा चुका हूं। यहाँ 2 1 मतलब 3 और 1 2 मतलब 3, यहां भी देख लीजिए क्वेश्चन में साफ साफ ये पोजीशन दिया हुआ है ना, उसी हिसाब से मैं बना रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूं चीजों को। इसको भी एक काउंट करूंगा, यानी दूसरा हो गया, समझ लो। यहाँ देखो 3 1 4 2 2 4 1 3 4, इसको भी पूरा क्या काउंट करूंगा, एक काउंट करूंगा। ऐसे ही जाते जाते, अब जाते जाओगे और क्या, है ना। ऐसे ही ये वाला जो है पूरा एनवा वाला जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है, ये कौन सा नंबर का जाएगा, nth नंबर का जाएगा। ये को एक एलिमेंट माना हूं, इन दोनों को मिला के दूसरा एलिमेंट माना हूं, इन तीनों को मिला के तीसरा एलिमेंट माना हूं। ऐसे ही जाते 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 इसको क्या मानूंगा, nth एलिमेंट मानूंगा। यहां तक n हो गया, कितना हो गया n, ध्यान रखना। अब नीचे वाले को क्या गिनना चालू करोगे, देखो इसको एक पहला मानोगे, इसके ऊपर जो आएगा उसको दूसरा मानोगे, तीसरा मानोगे, और n से जस्ट पहले, n से जस्ट पहले, n से जस्ट पहले जो आएगा उसको n-1 मानोगे, क्योंकि n तक तो गिन चुके हो, n से पहले क्या आएगा n-1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ोगे तो यहां से यहां तक n हो गया, और नीचे से गिनोगे तो n-1 तक हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2n-1 हो जाएगा। और इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, चारों ऑप्शन में से नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। अब बताइए,
समझ में आया कि एक बार और बताया जाए? रिप्लाई करो जल्दी। समझ में आया कि एक बार और बताया जाए? बताओ जल्दी फटाफट। ऑडियो वीडियो क्लियर है जी आपको? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बताइए, रिप्लाई करो प्लीज। ठीक है सब? जल्दी बताना भाई ना। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? गुलशन कुमार आ गया सर समझ, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज रिप्लाई करते जाना ना। चलिए अब आगे देखिए, अब कुछ और पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और लिखिए अगला क्वेश्चन। द मैक्सिमा द मैक्सिमम एंड मिनिमम number of distinct elements in square matrix of order n, in which Aij is equal to APQ whenever I plus j is equal to P plus Q are respectively first 2n minus 1 n, 2n plus 1, sorry 2n 1 third, 2n minus 1 1, and fourth is 2n n. ओके, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाँ सर क्लियर है, आगे ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन, द मैक्सिमा एंड मिनिमा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कितने मैक्सिमा और मिनिमम नंबर हो सकते हैं एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसमें इन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं बोल रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, इन विच aij इज इक्वल टू apq व्हेनेवर i प्लस j इज इक्वल टू p प्लस q आर रेस्पेक्टिवली, मतलब कंडीशन वही दिया है, i और j को जोड़ने पे p प्लस q इक्वल होना चाहिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना है, याद रखना n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की, ठीक है। तो आप इसको समझिए ऐसे, मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा, अब मुझे ना थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा मुझे पानी प्यास वगैरह लग रहा है। आप लोग इसको बना के रेडी रखिए, है ना। मैं 2 मिनट में गया और आया, आप लोग इसको बनाइए और रिप्लाई जरूर करना। ओनली 5 मिनट दे रहा हूं मैक्सिमम। चलो इस क्वेश्चन को सोच के आप रखना क्या आएगा इसका आंसर। 5 मिनट दे रहा हूं ना ब्रेक, और सब लोग रिप्लाई करना, ठीक है। देखो आप में से किसी का नहीं बना, बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, वीडियो पॉज कर दिया था मैं, ठीक है।
चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन बोला था उसको समझिए कि यहां पर कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखो समझिएगा बात को। अब अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं ले लिया यहां पर 1, समझिएगा, ओके, ये तो बेचारा अकेले ही रहता है। यहां पास मैं मान ले जा लेता हूं कितने ऑर्डर का लेना था जी, इसमें टोटल n ऑर्डर का लेना है। चलो ठीक है, 1 2 3 ऐसे ले लेता हूं। ओके, और यहां ले लेता हूं 2। अब ये दोनों सेम टू सेम हो गया कि नहीं हुआ? 2 और 2, 2 और 2 सेम टू सेम हो गया। बोला था ना कि i प्लस जे बराबर p प्लस क्यू, मतलब कोई मिला के यहां जो नंबर है, अब समझ जाओ ना, यहां पास मान लीजिए 2 1 होगा और यहां पास क्या है बताओ, बोलो 1 2 होगा। तो 2 + 1 3 और 1 + 2 3 होता है, ठीक है, लेकिन हमको एलिमेंट से मतलब है। यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, सॉरी 2 2 सेम है, सेम हो रहा है ना। यहाँ पास एलिमेंट उठा रहा हूं डायरेक्ट मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास अब मैं ले लेता हूं 2 3 4 ऐसे लिख लेता हूं, डेट 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 डेट, और यहां लिख लेता हूं 3, ऐसे कुछ लिख लेता हूं। अब देखो ये 3 3 3 3 सेम टू सेम हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहां पास ये इसको पूरा एक एलिमेंट काउंट किया, इतना पूरा को दूसरा एलिमेंट काउंट किया, इतने पूरे को मैं तीसरा एलिमेंट मान के चल रहा हूं, क्योंकि 3 3 3 3 3 3 सेम टू सेम हो रहा है। वैसी टोटल अगर nth ले जाऊंगा तो यहाँ टोटल कितना एलिमेंट हुआ, n, कितने एलिमेंट हुए, n। वैसे नीचे से गिनूंगा तो पहला, जान रहे हो ना, दूसरा, और n से पहले तक जाऊंगा तो हो जाएगा आपका n-1। होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात। तो टोटल n और n-1 मिला के कितना एलिमेंट हो गया, 2n-1 एलिमेंट हो गया। तो मैक्सिमम जो हमको मिला है वो 2n-1 एलिमेंट हुआ है, यहां तक ठीक। अब इसके बाद यहां तक क्लियर है ना, ये तो मैक्सिमम का स्थिति रहा, ये मैक्सिमम का निकाले हैं, समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद अब हम मिनिमम का देखते हैं, चलो मिनिमम का काउंट करते हैं। अब मिनिमम के लिए, अब आप समझो, मिनिमम के लिए मतलब मिनिमम मतलब सबसे कम कितना हो सकता है। तो मान लीजिए मैं एक लिख लिया, यहां पास भी एक एक लिख लेता हूं, चल जाएगा। यहां पास भी एक एक लिख लेता हूं, ध्यान से समझना बात को ना। ये लो, मिनिमम को सोच रहा हूं, एक एलिमेंट हो गया, देखो ना, यहां भी 1 यहां भी 1 है, सेम टू सेम हो गया। इन सबको मिला के दूसरा मान लेता हूं, यहां भी 1 1 1 है, 1 1 1 सेम टू सेम है, तीसरा काउंट काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही यहां पास वाला एनवा एलिमेंट काउंट कर लिया, nth एलिमेंट काउंट कर लिया, क्लियर हो गया। वैसे इधर से पहला, दूसरा और आखिरी वाला जो होगा वो होगा n-1 एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि मैं इन सबको अलग अलग एलिमेंट कंसीडर ही नहीं कर सकता। क्यों? अरे ये 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सबके सब 1 1 है। तो टोटल मैं बोलूंगा कि मिनिमम इसमें कितना एलिमेंट है, तो सिर्फ एक एलिमेंट हुआ, क्योंकि सब तो 1 1 है भाई। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, तब बात बनता है। यहां तो सब कुछ 1 1 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 1 ही कंसीडर करूंगा। यानी मैक्सिमम की स्थिति 2n-1 है और मिनिमम का कंडीशन 1 है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड। क्लियर है? ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, 2n-1 और 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? गुलशन कुमार, ओके सर, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को दिया था, नहीं बना पाए तो हम क्या करें, है ना। चलो अगला देखो, अगला पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ए इज ठीक है, कंफर्टेबल परफॉर्मेबल फॉर प्री मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स B such that exist if number of column in A is equal to number of rows in B such that if and only if A is a matrix of order m cross n and B, समझा रहा हूं ना, चिंता मत करना, and B is ठीक है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p, A is Aij is a matrix of order m क्रॉस n, तो सॉरी डबल लिख रहा हूं उसी को ना, चलो ठीक है, सॉरी इसको मत लिखो, है ना, इतना लिख लिए, एंड बी इज Aij n क्रॉस p, then A into B exists and C is equal to A into B is equal to Cij M क्रॉस P। ओके, यहां पर क्या बोल रहा है, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूं। लाइव क्लास चल रहा है, रुक गया क्या क्लास? क्लासेस चल रही हैं जी, दिक्कत आ गया क्या? ठीक तो है ना, आ रहा है जी ऑडियो वीडियो? बताइए तो, रिप्लाई करिए, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा बताइए। यस सर आ रहा है, ठीक है, अच्छे से क्लियर आ रहा है ना? बहुत खर्चा हुआ है सेटअप लगाने में ना, जो क्वालिटी में देना चाह रहा हूँ अगर वो नहीं मिलेगा तो बताइएगा, फिर और खर्चा करेंगे, ठीक है सब ना? चलो ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, सीधी सी बात मैं समझाता हूं कि जब कोई मैट्रिसेस है, दो ठो मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस ए है, एक मैट्रिसेस बी है, और ए और बी का जब इनटू होना होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब मान लीजिए दो मैट्रिसेस है ए और बी, और दोनों का जब इनटू होता है और दोनों अलग अलग रो कॉलम के हों, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिसेस और दूसरे मैट्रिसेस में पहले मैट्रिसेस का जो कॉलम है, क्या कॉलम, देखो यहां पर पहले मैट्रिसेस कॉलम क्या, m क्रॉस n,
तो पहले मैट्राइसेस में जो रो m क्रॉस n था, तो जो कॉलम है, ठीक है, गलत लिख दिया हूं क्या, n क्रॉस p, रुक जाओ मैं, b इज मैट्राइसेस, रुक जाइए ना, a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस, ठीक। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो, ये नेसेसरी कंडीशन, उसके अलावा जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या बोला, ध्यान से सुन लीजिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, देखो लिखा भी है यहाँ पर, कंफर्मेबल फॉर पर, क्या लिखा है, पर प्री मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स बी सच दैट एग्जिस्ट इज नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए में जो कॉलम का संख्या है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी पहले का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल हो, ओके, उसके अलावा बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया मेरी बात में क्या बोला, पहले का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखा है, पहले का ऑर्डर m क्रॉस n है और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो आप देख सकते हो पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, ओके। यहाँ पर इसको लिख दिए हैं फॉर्म में, ए आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा m क्रॉस n का है ना, b का है ए आई जे n क्रॉस p, ए बी एग्जिस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए इसको हम c नाम देते हैं, तो आप देखो क्या लिखा है कि यहां पर पहले का जो कॉलम है, पहले का कॉलम n, ठीक है, दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, देखो यहाँ n लिखा है, यहाँ पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, फिर इन दोनों को हटा के जो बच गया उसको यहाँ लिखा जाता है, देखो पहले में m बच गया, दूसरे में p बच गया, उसको लिखे। अब इसका जनरल फॉर्म में जान लीजिए, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब इसके बाद इसका जनरल फॉर्म भी जानिए, जनरल फॉर्म क्या है, वेन, यही लिख दूं क्या, नहीं छोटा हो जाएगा जगह, वेयर, वेयर, वेयर सी आई के इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n a i j b j k, है ना, फॉर ऑल i के, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये जनरल फॉर्म है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाना, ये अपने आप में थ्योरम है ना। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, मैं लिख देता हूं, a i1 b 1 के प्लस a i2 b 2 के डैश प्लस a in b n के। अब देखिए इसमें यहां पर क्या है, पहले का रो और सेकंड का कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, इसको आप 11 12 बेसिक क्लास में पढ़े हो, पहले का रो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप यहां i का वैल्यू 1 रखिए तो क्या मिलेगा, a11 i1 लिखा हूं ना, जनरल फॉर्म, इसको याद रखना आप, है कोई एग्जाम में नहीं आता है, बस बता रहा हूं। यहां पास i का वैल्यू आप क्या रखो, बताओ बोलो, 1 रखो, सब में i का वैल्यू पहले 1 रखो, क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 1 2 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। यहां i का वैल्यू 1 रखो तो 1n हो गया। अब जो सेकंड नंबर पहले का रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, अब यहाँ k का वैल्यू 1 रखो, बताइए a11, यहां रखो, सॉरी b है ना, माफ कीजिएगा, b है, यहां रखो k का वैल्यू 1 रखो तो b21, ऐसे ही चलेगा, और आपका हो जाएगा bn1। ये देख लो, पहले का रो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और ये जनरल फॉर्म है, इसको जनरली दिमाग में रखना कि ऐसा होता है, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं जस्ट बता दिया चूंकि मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूं। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जाए, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स बताइए, a है ना, 1 2 3 4 5 6
2 क्रॉस 3 B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 इंटू 2 है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूं, हालांकि ये बेसिक चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मुझे इन चीजों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम बेसिक से कर रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है आप जानते हैं, उसमें मैं क्या ही बताऊं, मैं तो सोच रहा हूं डायरेक्टली लिखा जाए, है ना। पहले का रो का सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, मैं बता रहा हूं। तो बताइए पहले का रो इसमें क्या है बताओ, बोलो 1, सेकंड का कॉलम में पहला क्या है 1, ओके, फिर प्लस करते हैं, इसका क्या है वैल्यू 2, यहाँ क्या है वैल्यू 3, इसका वैल्यू क्या है 3, यहाँ क्या है वैल्यू बताओ बोलो 5, हो गया, क्लियर है। फिर वैसे ही इसका भी होगा, इस पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ होता है, 11वीं बार खूब पढ़े उन चीजों को आप। बताइए कैसे लिखोगे, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है बताओ बोलो 2, यहाँ वैल्यू क्या है बताओ बोलो 2, यहाँ वैल्यू क्या है बताओ बोलो 4, यहाँ वैल्यू क्या है 3, यहाँ वैल्यू क्या है बताओ बोलो 6। इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं, 4 इंटू 1, 5 इंटू 3, 6 इंटू 5, ओके। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, बताइए बोलो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6। समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ, अब बताइए, ये बताओ 1 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 5 थी, ये 15, टोटल कितना हो गया बताओ बोलो, लिख दो 1 6 और 15। उसका बताइए क्या हो गया बताओ बोलो 2 प्लस 8 और 6 18। इसको बताइए बोलो 4 15 और 6 पंचे 30। इसको बताओ 8 5 चौक 20 और 6 छक्का 36। ठीक है, यहाँ क्या हो गया बताओ बोलो, 15 6 21 और एक 22, यहाँ 18 10 28। ठीक है, यहाँ बताइए 30 15 45 और कितना हो जाएगा 49 49। यहाँ बताइए कितना हुआ 46 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64। अब ये जो बना है 2 क्रॉस 2 का बना है, ध्यान रखें कितने क्रॉस का 2 क्रॉस 2 का। तो मैं क्या बोला था, पहले का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, बताया था। फिर जो बच गया उसको उतारना है, ये 2 क्रॉस 2 बच गया उसको उतारना, देखो 2 क्रॉस 2 का ऑलरेडी आ गया। ये बनने का सिस्टम होता है, हालांकि मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके बनाना आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा हो गया 15 मिनट और का क्लास लेंगे, उसके बाद क्लास बंद करेंगे, ओके। 10-15 मिनट का क्लास हो जाएगा, फिर क्लास और करेंगे, ओके। अब देखिए, इज AB इज इक्वल टू BA, नीड नॉट, ये बोल रहा है AB BA के बराबर हो जाए हमेशा जरूरी नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया हूं, बस इसको याद रखना, AB जो है BA के इक्वल हो जाए हमेशा जरूरी नहीं होता है, नीड नॉट लिखा है, ओके। क्या बोल रहा है समझिएगा, A इंटू B इज इक्वल टू, जैसे यहां पास है मान लीजिए 2 0 0 2, और B का वैल्यू लिख देता हूं मान लीजिए मैं 2 4 6 8, ओके। फॉर एग्जांपल करते हैं, करके देखते हैं। अब आप देखोगे इसको सॉल्व करूं मैं तो कितना कितना होगा बताओ, डायरेक्ट बताओ। इसका पहले रो का इस कॉलम के साथ होता है, 2 दूनी कितना हुआ 4, और 0 इंटू 6 0 होगा, मतलब कितना बचा 4। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8
और 0 इंटू 8 0 है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं 0 इंटू 2 0 और 6 दूनी 12। इस रो का इस कॉलम के साथ करें 0 इंटू 4 खत्म और 8 दूनी कितना हो गया 16। ये वैल्यू निकला, इतना आपको सॉल्व करने आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब b इंटू ए करके देखते हैं क्या स्थिति है। b मतलब किसको लिए हो 2 4 6 8। ए मतलब किसको लिए हो बताओ, बोलो 2 0 और 0 2। अब देखिए इसमें इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 इंटू 0 खत्म। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे 2 इंटू 0 खत्म और 4 दूनी कितना हो गया 8। फिर अब इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे 6 दूनी कितना हो गया बताओ, बोलो 12 और 8 सुनो खत्म हो गया। इस रो का इस कॉलम के साथ करो 6 इंटू 0 खत्म, 8 दूनी कितना हो गया 16। तो यहां पास तो क्या दिख रहा है, ए बी का वैल्यू किसके इक्वल दे रहा है, बी ए के बराबर हो। तो यहां पर जो लिखा है उसको समझो, ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह हो। जैसे यहां हो गया, नीड नॉट लिखा है, जरूरी नहीं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी में अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बनाऊं तो देखना दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे ए बी को मान लीजिए ए का वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 1 0 0 अब बी ए का वैल्यू ले लेता हूं 1 0 1 0। अब सॉल्व करके दिखाओ, बताना ना। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, इस रो का इस कॉलम के साथ कितना आएगा 1 और ये 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्लियर हो रहा है। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे 0 0 क्या खत्म हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये ए बी का वैल्यू निकल गया। अगर आप इसी में बी ए देखोगे, बी इंटू ए, तो आप देखो बी ए क्या होगा। बी इसको लिए हो ना, ध्यान रखना 1 1 0 0 को, और ए इसको लिए हो 1 1 0 0 को। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब यहां पर देखना, इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, ध्यान रखना इस रो का इस कॉलम के साथ तो कितना आएगा बताओ 1 इंटू 1 1 और ये 0 के साथ खत्म हो गया। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे, सेकंड कॉलम के साथ, तो भी कितना आएगा बताओ, बोलो 1 आएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे कितना आएगा बताओ, बोलो 1 आएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो भी कितना आएगा 1। तो आप यहां देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यानी यहां पास ए बी का वैल्यू बी ए के वैल्यू के बराबर हो जाए जरूरी नहीं। दैट्स इट। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि नीड नॉट बोला है, ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल हो जाए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन देख चुके। ओके, अब चलिए अब कुछ मजेदार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बस कराऊंगा फिर आज का क्लास एंड करेंगे। अब कुछ मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के साथ चर्चा किया जाए। अब आप मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्वेश्चन एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कराया जाता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो मेरे साथ वो नेट और सेट दोनों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन नेट अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, लेकिन सेट मोस्टली इतना में काम चल जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी इज इक्वल टू बी ए नेवर एग्जिस्ट। थर्ड नंबर, ए बी इज इक्वल टू बी ए कैन एग्जिस्ट if A into B। फोर्थ नंबर, AB is equal to BA need not
एग्जिस्ट। ओके, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, फिर चर्चा करेंगे इकट्ठा। ओके, एक क्वेश्चन और लिखने दीजिएगा ना। लिखा है, इफ AMN and BPQ, then AB exists if and only if M is equal to P, N is equal to Q। सेकेंड, लिखते जाइएगा साथ में क्वेश्चन को। N is equal to Q, M is equal to Q, N is equal to P। थर्ड ऑप्शन इज N is equal to P, M and Q अलग अलग है, can be anything। And fourth option is M is equal to N, P does not equal to P is not is equal to Q। अब देखिए, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा ना। मैं जो क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, बहुत इजी चीज पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चारों में से कौन सा करेक्ट है बताओ। ए बी हमेशा बी ए के इक्वल होता है क्या? नहीं, ये होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा के लिए बोल नहीं सकते कि ए बी बी ए बराबर ही हो जाएगा। होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है। दूसरा, ए बी बी ए के इक्वल है, नेवर एग्जिस्ट, मतलब ए बी बी ए के इक्वल होता है, ये एग्जिस्ट हमेशा करेगा बोल रहे हैं, ये भी गलत बात है, हर जगह कहां होता है। ए बी बी ए के इक्वल होगा, कैन एग्जिस्ट इफ ए इज इक्वल टू बी, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्यों? अब भाई ए और बी को दोनों को इक्वल कर दोगे तो ए बी नहीं बल्कि वो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी ए दोनों सेम सेम नहीं, अलग अलग है, तो वो भी क्या लिखोगे? ए स्क्वायर हो गया, तो ये तो इक्वल होता ही है, सीधी सी बात है। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ना, याद रखना, फोर्थ को पढ़ना, ऐसा नहीं एक टिक लगा के बढ़ गया आगे, कई ऑप्शन करेक्ट होते हैं। A इज इक्वल टू बी ए, नेवर सॉरी नीड नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही चीज तो मैं समझा रहा था। ए बी बी ए के इक्वल हो जाए हमेशा जरूरी नहीं है, ये ठीक लिखा है, नीड नॉट एग्जिस्ट, हमेशा हो जाए जरूरी नहीं, होता है लेकिन हर जगह हो जाए जरूरी नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इस क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको बेसिक। इफ ए एम एन एंड बी पी क्यू then AB exists if and only if M is equal to, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले जो लिखा है उसको ध्यान से समझ जाइए कि यहां पर जो A है वो M इंटू N है और जो B है वो P इंटू Q है। अब यहां पास आपको समझना है कि दोनों का इंटू करके दिखाना है, A इंटू B। तो मैं आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन वाले में, मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल हो। अब बाकी एम पी के इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, पहले का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होना चाहिए, बाकी यहां पास एम का वैल्यू क्यू के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तो पहले का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल है, किसमें है किसमें है बताओ। देखो एन इज इक्वल टू पी है, ये ठीक दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एन इज इक्वल टू पी है, ये करेक्ट दिख रहा है मेरे को। एक मिनट रुकिएगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। यहां पास एन इज इक्वल टू पी दिख रहा है और एम इज इक्वल टू क्यू बोला है, ये भी इक्वल होगा, हो तो ठीक ना हो तो ठीक, हमको मतलब इससे रहता है, बाकी ये हो ना हो कोई मतलब नहीं, तो ये करेक्ट आंसर है। और भी देख लीजिए, एन का वैल्यू की पी के इक्वल होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये है। फिर बोला है कि यहाँ एम और क्यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। एम और क्यू कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। फोर्थ ऑप्शन एम इज इक्वल टू एन, ये दोनों आपस में इक्वल है
और ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, ये इससे ये कोई मतलब नहीं, इससे इसका गुणा होने के साथ कोई लेना देना नहीं। इसलिए सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बाकी गलत। समझ में आ गया मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास इस प्रकार से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो नेट सेट के लिए थोड़ा भी सीरियस होंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि पीडीएफ में मैं भेजता हूं, है ना, उसमें जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लोग को जैसे अभी मैं पढ़ाया इसका तुरंत पीडीएफ बना के अपन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि आपके पास एक सिस्टम से नोट्स बनते चले जाए, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता ही है, लिख दूं। व्हाट्सएप नंबर में ज्वाइन हो जाना। अलग से नेट सेट का हम लोग क्या बना के रखे हुए हैं, अलग से हमारे पास क्या है, ग्रुप है नेट सेट का, है ना। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 8234032284। अगर ये नंबर कभी ना दिखाए, व्हाट्सएप में कभी ब्लॉक हो जाता है, जानते तो हो, है ना। तो 9131697273, 9131697273 और 82340322, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज का क्लास अब एंड करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, रेगुलर रिवाइज करके क्लास में बैठना है। आप सिर्फ देखते जाओगे, पुराना कुछ नहीं पढ़ोगे तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। क्लास में बंद कर रहा हूँ।